चलिए हिंदुस्तान अखबार खबर की बात कर लेते हैं। तारीख है 12 सितंबर 2020। ये देखिए, भारत और चीन पे 5 बिंदुओं पर राजी हो गई है। जी हाँ, लद्दाख में तनाव काफ़ी हो रहा था भारत और चाइना के बीच। इसे कम करने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर भारत के और वांग यी जो कि विदेश मंत्री चाइना के थे, उन्होंने जारी किया है संयुक्त बयान। क्या क्या सुलह का फॉर्मूला निकला है इसमें आपको बता दें कि पहले मतभेद का विवाद न बनने दे, भारत चीन रिश्तों पर कई बार बनी सहमति से मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़े। दूसरा कहा गया है कि सीमा की मौजूद स्थिति दोनों देशों में हित में नहीं, सेनाओं को जल्द से जल्द पीछे हटना चाहिए, यानी दोनों सेनाओं को पीछे हटना चाहिए, यह कहा गया है। दोनों पक्ष सभी मौजूद समझौतों और प्रोटोकॉल का पालन करेंगे, सीमा पर शांति बहाल करेंगे और ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे तनाव बढ़े। चौथा कहा गया है कि भारत चीन सीमा मुद्दे पर दोनों पक्षों के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव मैकेनिज्म के जरिए बातचीत होती रहेगी। वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेंस एवं कोऑर्डिनेशंस की बैठक भी जारी रहेगी। और पांचवा कहा गया है, जैसे जैसे भारत और चाइना के बीच पूर्व लद्दाख में तनाव कम होगा, दोनों पक्षों की सीमाएं इलाकों में शांत बनाए रखने के लिए आपस में भरोसा बढ़ाने के लिए कदम उठाने चाहिए। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि भारत और चाइना 5 बिंदुओं पर राजी हो गया है। सवाल ये उठता है कि चाइना पर भरोसा का संकट बरकरार है और जानकारों के अनुसार चाइना की किसी बात पर भरोसा मुश्किल है और गलवान हिंसा के बाद भी जो सहमति बनी है उससे चाइना ने उसका पालन भी नहीं किया है। तो ये सवाल उठना लाजमी है। चलिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। तो ये दिया गया है कि उद्योग क्षेत्र में नवाचार मामले में बिहार देश में अव्वल रहा। यानी इसमें यह कहा गया है कि अगर यानी ये कहा गया है कि 2019 के उद्योग से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में राज्यों की रैंकिंग केंद्र ने शुक्रवार को जारी कर दी। यानी स्टार्टअप इंडिया, इसमें कहा गया कि स्टार्टअप इंडिया में जो बिहार राज्य है वो अव्वल आया, यानी सबसे टॉप किया है। इसमें ये बता दें आपको कि यह कहा गया है कि जो कि बिहार में जो लोग हैं, जो बिजनेस माइंडेड है, जो बेहतरीन विचारों के मामले में उनका कोई जो सोचते हैं, बेहतरीन विचार करते हैं बिजनेस के मामले में और नए स्टार्टअप्स बिल्डअप करते हैं, उसी क्षेत्र में बिहार देश में अव्वल आया है, यानी कि टॉप आया है। वही आपको बता दें कि गौर करने वाली बात यह है कि इसमें दूसरा नाम केरल का आया है, केरला का, और तीसरा नाम महाराष्ट्र का है। और ख़ास बात यह है कि देश की व्यावसायिक राजधानी मुंबई वाला राज्य महाराष्ट्र इस सूची में बिहार से 2 पायदान नीचे है। तो ये गौर करने वाली बात है कि 2 अंक जो नीचे मुंबई हो गया है और स्टार्टअप इंडिया के मामले में बिहार राज्य टॉप आया है। चलिए दूसरी खबर की बात कर लेते हैं। तीसरी खबर की कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जो कि बिहार दौरे पर 2 दिन के दौरे पर हैं और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है जेपी नड्डा, उन्होंने साफ साफ कहा कि गठबंधन के लिए काम करे भाजपा कार्यकर्ता। तो जेपी नड्डा ने यह कहा कि विश्वास विश्वास तो ठीक है पर अति विश्वास ना पाले, यानी ओवर कॉन्फिडेंट ना हो, उन्होंने कहा। और उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनावी मैदान में जा रहे हैं, न केवल भाजपा बल्कि एनडीए के घटक दल जदयू और लोजपा के उम्मीदवारों को भी जीत दिलानी है। यह कहना है जेपी नड्डा का, जो कि बिहार दौरे पर आ रहे हैं। वही हम बात करें रघुवंश प्रसाद सिंह की, तबीयत अब स्थिर बताई जा रही है। आपको बता दें कि लगातार इनकी तबीयत खराब चल रही थी और उनके पुत्र ने बताया कि डॉक्टर के अनुसार उनका शनिवार दोपहर तक उनकी स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। फिलहाल ये बताई जा रही है कि रघुवंश प्रसाद सिंह को सांस लेने में तकलीफ थी, परेशानी थी और बार बार खांसी की शिकायत आ रही थी। इसके चलते रघुवंश प्रसाद सिंह को भर्ती कराया गया था अस्पताल में, एम्स के, और उनका कोरोना इलाज भी हुआ है। लेकिन उनका कोरोना इलाज अभी ठीक है, नेगेटिव है, पॉजिटिव नहीं है। चलिए वही बात कर लेते हैं रिया चक्रवर्ती की। जी हाँ, रिया चक्रवर्ती को आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह मामले में गिरफ्तार नहीं हुए। सुशांत सिंह मौत के मामले में गिरफ्तार नहीं हुई है, वो ड्रग्स के मामले में गिरफ्तार हुई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, जी हाँ एनसीबी, ने रिया और शौविक जो कि उनके भाई थे और जो कि अन्य लोग भी हैं उनसे पूछताछ की। उसके बाद दावा किया कि सभी ड्रग्स में की खरीद में शामिल रहे थे, यानी रिया और उनके भाई और जो सभी उनमें लिप्त थे वो ड्रग्स के मामले में, खरीद के मामले में
शामिल थे। इसके लिए रिया और उसके भाई को जमानत नहीं मिलेगी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा। चलिए अब आगे खबर की बात कर लेते हैं। कांग्रेस में फेरबदल हुई है और तारिक अनवर महासचिव बनाए गए हैं। जी हाँ, तारिक अनवर जो कि कटिहार से सांसद रह चुके हैं, तारिक अनवर, उनको राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है और उन्हें केरल और लक्षद्वीप का प्रभारी भी घोषित किया गया है। तो ये न्यूज़ है कांग्रेस का, देख सकते हैं आप। ये देखिए चुनावी माहौल आ रहा है और दल बदल नेता इधर से उधर जा रहे हैं। राजद के नेता जदयू में और जदयू के नेता राजद में। तो ये तो सिलसिला जारी है ही, क्योंकि चुनावी माहौल आ गया है। आप देख सकते हैं कांग्रेस के विधायक पूर्णिमा और सुदर्शन जो हैं वो जदयू में शामिल हो गए हैं। राजद के पूर्व विधायक भोला राय और कांग्रेस की विधायक पूर्णिमा यादव और बरबीघा विधायक सुदर्शन कुमार और रालोसपा के प्रवक्ता ई अभिषेक झा ने जदयू में शामिल होने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ उनके आवास पर मुलाकात की। ये देख सकते हैं, इन सभी की तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ। वही आपको दूसरी खबर के लिए चलें तो जेपी नड्डा जो कि बिहार दौरे पे आए हुए हैं और उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द वोट जो हैं, जो कमज़ोर और वंचित तबका के जो महिलाएं हैं और उनको उनके पास योजनाओं के बारे में उनको बताएं, उनको लाभ दिलाएं। और गौरतलब है कि अब चुनावी माहौल बिहार में आ रहा है, छा गया है और ऐसे में जेपी नड्डा का ये कहना है कि गरीब और वंचित तबके महिलाओं को सरकार से जो योजनाएं चल रही है उनको लाभ दिलाएं, उनको बताएं उनके बारे में। ये सब तो चलता रहेगा, चुनावी माहौल चल रहा है और कोशिश होनी ये चाहिए कि कम से कम 3 अंकों में पार्टी की जीत हो। ये कहना है जेपी नड्डा का, जो कि बिहार के दौरे पे आए हुए हैं। ये खबर की बात कर लेते हैं। चिराग के फैसले के साथ रामविलास पासवान है। जी हाँ, रामविलास पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री हैं और लोजपा के संस्थापक भी हैं। रामविलास पासवान उन्होंने कहा कि उनके बेटे चिराग के हर फैसले के साथ मजबूती से वो खड़े हैं और साथ ही विश्वास जताया कि अपने युवा सोच से चिराग पार्टी और बिहार को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये रामविलास पासवान का कहना है। और जदयू और लोजपा में कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये कयास लगाए जा सकते हैं कि एक ट्वीट से लगाया जा सकता है कि जब लोजपा के संस्थापक रामविलास पासवान ने एक ट्वीट किया, वो जो कि वो भावनात्मक ट्वीट था। उसमें लिखा कि चिराग ने चुनाव के समय जब जदयू के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, ऐसे में रामविलास पासवान के इस ट्वीट के बड़े मायने निकाले जा रहे हैं। और उन्होंने कहा कि चिराग मेरा ख्याल रखने के साथ साथ पार्टी के प्रति भी अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा रहा है। चलिए वही बात कर लेते हैं कि अब महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि एनडीए एकजुट है और लोजपा से कोई मतभेद नहीं है, यानी एनडीए और लोजपा में कोई मतभेद नहीं है। ये पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है और उन्होंने कहा कि बिहार दोगुनी शक्ति के साथ तरक्की कर रहा है और एनडीए के घटक दल बिहार में मिलकर चुनाव लड़ेंगे, हमारी जीत तय है। लालू प्रसाद यादव जो कि पूर्व मुख्यमंत्री बिहार के रह चुके हैं, राजद के सुप्रीमो है लालू प्रसाद यादव, उनकी सज़ा की सुनवाई कल हो रही थी और लालू की आधी सज़ा पूरी नहीं हुई है। अब 9 अक्टूबर को सुनवाई होगी, यानी कपिल सिब्बल जो कि उनके वकील है, उन्होंने पक्ष रखते हुए हाईकोर्ट में कहा था कि 9 अक्टूबर को आधी सज़ा की अवधि पूरी हो गई, यानी आधी सज़ा वो काट चुके हैं और 9 अक्टूबर को पूरी हो गई है और उनका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है और वह कई गंभीर बीमारियों से ग्रसित है। इसको लेके उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। हाईकोर्ट में सुनवाई जब हुई तो हाईकोर्ट ने ये कह दिया कि अभी उनको बेल नहीं दी जाएगी और 9 अक्टूबर को फिर से सुनवाई होगी। इसमें यह कहा गया है कि चाईबासा कोषागार से अवैध निकासी मामले में लालू प्रसाद यादव को सीबीआई की अदालत ने 5 साल की सज़ा सुनाई थी और लालू की ओर से दाखिल जमानत याचिका में कहा गया कि इस मामले में आधी सज़ा काट ली गई, लेकिन इस आधार पर उन्हें जमानत मिलनी चाहिए, जबकि सीबीआई की ओर से उनका विरोध किया गया। सीबीआई की ओर से यह कहा गया कि अभी आधी सज़ा पूरी होने में 23 दिन कम है, इस कारण आधी सज़ा काटने के आधार पर जमानत नहीं दी जाएगी और जुलाई में लालू प्रसाद यादव के
अधिवक्ता द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की गई थी और जमानत के लिए लालू प्रसाद यादव के बिगड़ते स्वास्थ्य का हवाला दिया गया था, लेकिन अब ये 9 अक्टूबर को सुनाई जाएगी फैसला, तो देखते हैं क्या होता है। चलिए, अब ये देखिए, आपराधिक प्रत्याशियों का 3 बार प्रचार होगा। जी हाँ, आप देख सकते हैं कि चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि बिहार विधानसभा चुनाव से लागू होगा ये चीज़। पहली बार यह प्रचार नाम की तारीखों के 4 दिनों के अंदर करना होगा। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है। इसमें ये कहा गया है कि चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनाव मैदान में उतारने की प्रक्रिया को और कठिन कर दिया है। यानी जिन राजनीतिक दलों का आपराधिक मामला उन पर दर्ज है, उन्हें चुनावी मैदान में उतारने की प्रक्रिया को और ही कठिन कर दिया है और ही जटिल कर दिया है। गौरतलब है कि आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में इस बारे में एक रिट याचिका पर निर्देश दिया था कि आपराधिक मामले में लिप्त जो नेता हैं उनका चुनाव में राजनीतिक दल प्रचार करेंगे। यह साफ साफ सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो राजनीतिक दल हैं जो कि उन पे पहले से आपराधिक मामला दर्ज है, वो आपराधिक मामले में जो लिप्त नेता हैं वो चुनाव में राजनीतिक दल प्रचार करेंगे। और आपको बता दें कि ये कहा गया है कि जो लिप्त नेता हैं, जो आपराधिक में लिप्त हैं, उन्हें चुनावी प्रचार करना होगा, उन्हें बताना होगा कि उनमें कौन कौन से आपराधिक मामले दर्ज हैं। और चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को चुनावी मैदान में उतारने की प्रक्रिया को और कठिन कर ही दिया है। और आयोग ने कहा कि पार्टी यदि ऐसे नेताओं को अपना उम्मीदवार घोषित करती है तो उसे मतदान से पहले उनके आपराधिक कृत्यों का प्रचार अखबार और टीवी में 3 बार करना होगा। यानी अगर वो प्रचार आपराधिक कृत्यों का प्रचार जब वो अपने उम्मीदवार घोषित कर देती है तो उसे जब चुनाव से पहले उनको टीवी में और इसके साथ साथ अखबार में 3 बार प्रचार करना होगा। ये निर्देश तुरंत प्रभाव से लागू होंगे, यानी ये जल्दी लागू होंगे और विधानसभा और कई राज्यों में उपचुनाव में ये निर्देश पूरी तरह से लागू किए जाएंगे। और प्रचार की पूरी जिम्मेदारी संबंधित दल की होगी, यानी जो दल हैं, जिस दल के नेता हैं जो कि ये पाए जाते हैं कि जो आपराधिक पृष्ठभूमि में वो लिप्त पाए जाते हैं, अपराध में लिप्त पाए जाते हैं, जो कि अपराध उन पर दर्ज है पहले से, उसमें जो चुनाव के जो दल हैं, जैसे कि राजद के कोई नेता हैं तो राजद एक दल हो गया, तो कहा गया है कि उनकी जिम्मेदारी दल की होगी, उनकी यानी उनकी पार्टी की होगी। और ये शुक्रवार को निर्देश जारी कर दिए गए। इनके अनुसार यदि कोई दल आपराधिक पृष्ठभूमि के लिए नेता को उम्मीदवार बनाता है तो उसका पूर्ण प्रचार करने की जिम्मेदारी पार्टी की होगी और इसका प्रचार न सिर्फ उम्मीदवार बल्कि उसकी पार्टी की अखबार और टीवी में करेंगे। और नए प्रावधानों के मुताबिक पहली बार यह प्रचार नाम वापसी की तारीख के 4 दिनों के अंदर करना होगा और दूसरी बार प्रचार नाम वापसी की तारीख के 5वें में से लेकर 8वें दिन के अंदर होगा और तीसरी बार यह प्रचार के 9वें दिन से लेकर प्रचार के अंतिम दिन तक करना होगा। रघुवंश प्रसाद सिंह जो कि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं राजद के, आपको बता दें कि उन्होंने सीएम मुख्यमंत्री जो कि नीतीश कुमार उसको उन्होंने पत्र लिखा उनको, और उसमें उन्होंने बताया कि 3 मांग उन्होंने मुख्यमंत्री से की है। तो रघुवंश प्रसाद सिंह ने क्या कहा उस खत में, उन्होंने कहा कि खेती किसानों से मनरेगा को जोड़ने की मांग की है, यानी किसानों जो खेती किसान है उससे मनरेगा को जोड़ दिया जाए। और उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून में सरकारी और SC ST को ज़मीन में प्रबंध का विस्तार करते हुए उस खंड में आम किसानों की ज़मीन पर भी काम जोड़ने का आग्रह किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि इस अध्यादेश को तुरंत लागू कर दिया जाए। और उन्होंने साथ साथ ये भी मांग दोहराई कि उन्होंने गणतंत्र की भूमि वैशाली में झंडोत्तोलन और भगवान बुद्ध की भिक्षा पात्र को काबुल से मंगवाने का आग्रह किया। यानी भगवान बुद्ध के जो भिक्षा पात्र है उन्होंने कहा है कि उसे काबुल से जल्द मंगवा दिया जाए। और उनके अनुसार ये कहना है कि भगवान बुद्ध ने वैशाली छोड़ने के समय अपना भिक्षा पात्र स्मारक के रूप में वैशाली वालों को दे दिया था। और उन्होंने कहा कि CM 15 अगस्त को पटना में और 26 जनवरी को वैशाली में राष्ट्रध्वज फहराने का निर्णय कर इतिहास की रचना करे। और इसके लिए संयुक्त बिहार का उदाहरण भी उन्होंने दिया और कहा कि जब झारखंड बंटवारे को
बंटवारे के पहले 26 जनवरी को पहले रांची का झंडोत्तोलन होता था। तो उन्होंने लालू यादव पर भी निशाना साध दिया। उन्होंने कहा कि चौथे पत्र में श्री सिंह ने बिना नाम लिए लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधा। कहा कि अब राजनीति पैसा कमाने का माध्यम बन गया है, वंशवाद भी हावी है। महात्मा गांधी, जयप्रकाश नारायण, डॉक्टर लोहिया, बाबा साहेब आम्बेडकर एवं कर्पूरी ठाकुर की जगह अब एक ही परिवार की 5 तस्वीरें छप रही है। उनका इशारा लालू प्रसाद, राबड़ी देवी, तेजस्वी यादव, तेज प्रताप और मीसा भारती की ओर है। चलिए, ये पेज है आओ राजनीति करें बिहार चुनाव, विधानसभा चुनाव 2020 का। इसमें सब चिट्टा पट्टा दिया हुआ है। आज लालू प्रसाद यादव के बारे में बताया गया है कि देश के क्षितिज पर उभरते लालू की चमक चारे में ढक गई। ये लालू प्रसाद यादव की पहला हेडलाइन है। तो बता दें आपको कि लालू प्रसाद के चर्चित फैसले कौन कौन से रह चुके हैं। राज्य में चरवाहा विद्यालय खोला। लालू प्रसाद यादव ने गंदी बस्तियों में जाकर लोगों को स्नान कराते थे लालू जी। खराब एनएच की सड़कों पर बोर्ड लगा दिया और यह केंद्र की सड़क है, उन्होंने कहा। और मजदूरों के लिए गरीब रथ ट्रेन की शुरुआत की। जो गरीब रथ ट्रेन है उन्होंने लालू प्रसाद यादव ने ही शुरुआत की। और कुछ ट्रेनों में साइड में 3 बर्थ बना दिया और बाद में इसे हटाना पड़ा। आपको बता दें कि बिहार के नेल्सन मंडेला और चारा चोर खास तरह के ये दोनों उपाधियां लालू प्रसाद यादव के उदय और पराभव की कहानी को काफ़ी रोचक बनाती है। वही आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव राजनीतिक क्षितिज पर उभरे इस सितारे ने सत्ता मिलते ही अचानक कथित घोटालों की दरिया में डूबकर अपनी चमक खो दी। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव लोकतांत्रिक व्यवस्था में पीछे छूट गए लोगों को आगे करने की होड़ में चपरासी क्वार्टर से निकले लालू को चारा घोटाला में सजा हो गई और अब वो संसदीय राजनीति से अलग हो गए हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव दूसरे को आगे करने के फेर में वो खुद काफ़ी पीछे हो गए लालू प्रसाद यादव, ये इसमें कहा गया है। चलिए आपको बताते हैं कि लालू प्रसाद यादव जब छात्र राजनीति और प्रारंभिक कैरियर क्या क्या थी, उनकी पहली कैरियर बता रहे हैं आपको। लालू प्रसाद यादव 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ यानी पूसू कहा गया, यानी पटना यूनिवर्सिटी स्टेट यूनियन के महासचिव के रूप में छात्र राजनीति में प्रवेश किया और 1973 में वह पूसू अध्यक्ष बने, यानी पटना यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष बन गए। और बाद में भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ 1974 में जेपी की अगुवाई वाली छात्र आंदोलन में शामिल हो गए। और इस दौरान ही लालू कई वरिष्ठ नेताओं के करीब आए और 1977 के लोकसभा चुनाव में छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहली बार संसद में कदम रखा। जी हाँ, छपरा से जनता पार्टी के उम्मीदवार के रूप में पहले उनकी पार्टी जनता पार्टी थी और 29 साल की उम्र में वह समय भारतीय संसद के सबसे युवा सदस्यों में से थे, मगर 1980 में लोकसभा चुनाव में वो हार गए। 1977 में वो छपरा से तो संसद में कदम रख दिया, लेकिन क्या हुआ कि 1980 में लोकसभा चुनाव हार गए लालू प्रसाद यादव और लालू प्रसाद यादव राज्य की राजनीति में सक्रिय हो गए और उसी साल विधानसभा के सदस्य के रूप में चुन लिए गए। लेकिन 1985 में वो दोबारा जीत कर आ गए और पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर की मृत्यु के बाद विपक्ष के कई वरीय नेताओं के दरकिनार करते हुए 1989 में वो विधानसभा में विरोधी दल के नेता बन गए। मगर उसी वर्ष उन्होंने फिर लोकसभा में किस्मत आजमाई और फिर सफल हो गए। अब 1989 के भागलपुर दंगों के बाद कांग्रेस के वोट बैंक के रूप में माने जाने वाली यादव जाति के एकमात्र नेता लालू यादव हो गए और मुसलमानों का भी उन्हें व्यापक समर्थन था और तब वे वीपी सिंह के साथ हो लिए और मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करने में लग गए। जी हाँ, मंडल कमीशन की सिफारिश लालू प्रसाद यादव काफ़ी ज़ोर और शोर से करने की शुरुआत कर दी थी उन्होंने। और फिर लालू यादव हमेशा उनका अंदाज खास रहा है।
वो जो नेता है वो खास अंदाज के नेता भी थे हैं, और लालू हर बात को निराले और गंवाई अंदाज में पेश करते थे। इसी शैली के कारण संसद में उन्हें दिया गया भाषण भी चर्चा में रहता है। बिहार की सड़कों को हेमा मालिनी के गालों की तरह बनाने का वादा हो या फिर रेलवे में कुल्हड़ की शुरुआत, लालू हमेशा ही सुर्खियों में रहे। यानी लालू यादव का भाषण सुनने के लिए और उनकी जो टिप्पणी थी, जो बोलते थे, लोग काफ़ी उनको चर्चे में लेते थे, लालू प्रसाद यादव को। लेकिन आपको बता दें कि उनकी व्यक्तिगत जीवन कैसी थी। लालू प्रसाद को अपना जन्मदिन याद नहीं है, लेकिन सर्टिफिकेट के अनुसार उनका जन्म 11 जून 1948 को गोपालगंज के फुलवरिया गांव में हुआ और उनकी माता का नाम मरछिया देवी और पिता कुंदन राय हैं, और उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से LLB तक की शिक्षा ग्रहण की। और 1 जून 1973 को उनकी शादी राबड़ी देवी से हुई और वह 9 बच्चे और 2 बेटे और 7 बेटियों के पिता हैं, और वह खाने में लिट्टी चोखा और मछली के शौकीन हैं। देखिए, लालू प्रसाद यादव 1990 में लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, 1990 में, और 23 सितंबर 1990 को उन्होंने राम रथ यात्रा के दौरान समस्तीपुर में लाल कृष्ण आडवाणी को गिरफ्तार कराया और खुद को धर्मनिरपेक्ष नेता के रूप में प्रस्तुत किया। उस दौरान पिछड़े समाज को राजनीतिक में हिस्सा दिलाने में उनकी महती भूमिका थी। उसी समय मंडल आयोग की सिफारिश भी लागू हुई और राज्य में अगड़े पिछड़े की राजनीतिक चरम पर पहुंच गया। उसके बाद से ही लालू प्रसाद की पहचान एक स्वर्ण विरोधी के रूप में हो गई। जी हाँ, जब उन्होंने मंडल आयोग की सिफारिश लागू हो गई थी, लालू प्रसाद इसमें लगे हुए थे मंडल सिफारिश को लागू करने में। उसके बाद लालू प्रसाद की पहचान एक स्वर्ण विरोधी के रूप में हो गई और अति पिछड़ा वर्ग लालू का जिन बन गया। लिहाजा 1995 में वह भारी बहुमत से चुनाव जीते और राज्य में दोबारा CM बने। इस दौरान जुलाई 1977 में शरद यादव से मतभेद होने के कारण उन्होंने जनता दल से अलग राष्ट्रीय जनता दल का गठन किया। जी हाँ, शरद यादव से मतभेद हो गया था उनका और उन्होंने जनता दल से अलग हो गए और एक अलग पार्टी की स्थापना की जिसका नाम हुआ राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन आपको बता दें कि लालू प्रसाद के दोबारा सत्ता में आते ही चारा घोटाला उजागर होने लगा और कोर्ट के आदेश पर मामला CBI को गया और CBI ने 1977 में उनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल कर दिया। उसके बाद लालू को CM पद से हटना पड़ा और उन्होंने अपनी पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंपकर चारा घोटाला में जेल चले गए। जी हाँ, ये बात 1997 की है और बिहार नेल्सन मंडेला तो विरोधियों ने चारा चोर की उपाधि लालू प्रसाद यादव को दे दी और लगभग 17 साल तक चले चारा घोटाले के मुकदमे में CBI की स्पेशल कोर्ट ने लालू प्रसाद यादव को 3 अक्टूबर 2013 को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माना की सज़ा सुनाई थी। इसके बाद 1997 के बाद क्या हुआ, 1998 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में सरकार बनी। उसके बाद 2 साल बाद 2000 में बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ तो RJD अल्पमत में आ गई। उसके बाद नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, लेकिन बहुमत का इंतज़ाम नहीं हो सका और नीतीश कुमार ने 7 दिनों में ही इस्तीफ़ा कर दिया था। जी हाँ, जब बहुमत नहीं हो पाया था तो नीतीश कुमार ने 7 दिनों के मुख्यमंत्री बने थे, उसके बाद उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया था। ये 2000 की बात है। और फिर उसके बाद राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई, जैसा कि आप सभी जानते हैं, और समर्थन जो उनको देने वाले थे राजद को, वो कांग्रेस के सभी 22 विधायक थे, उनकी सरकार में मंत्री बन गए। उसके बाद लेकिन 2005 में बिहार विधानसभा चुनाव में राजद सरकार हार गई और नीतीश कुमार ने बिहार की सत्ता बागडोर संभाल ली। ये है पूरा उनकी व्यक्तित्व की कहानी लालू प्रसाद यादव की। लेकिन वही आपको बता दें कि 2000 जब रेलवे के लाभ मिलने के लालू प्रसाद यादव 2004 में लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव एक बार फिर किंग मेकर की भूमिका में आए। तब UPA 1 की केंद्र में सरकार बन गई थी, तब वो रेल मंत्री बन गए और उनके कार्यालय में ही
दशकों से घाटों में चल रहे रेल सेवा फिर से फ़ायदे में आ गई। जी हाँ, रेल सेवा जो घाटे में थी वो फिर से फ़ायदे में आ गई जब ये रेल मंत्री बने थे। ये देखिए घोटालों के आरोप में उनमें बताए गए हैं कि 27 जनवरी 1996 में चारा घोटाला के रूप में सरकारी खजाने के करोड़ों रुपए की लूट सामने आई और चाईबासा ट्रेजरी से इसके लिए गलत तरीके से 37 करोड़ रुपए निकाले गए। और 11 मार्च 1996 पटना हाईकोर्ट ने चारा घोटाला के जांच के लिए सीबीआई को निर्देश दिए। फिर 19 मार्च 1996 सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट के आदेश की पुष्टि करते हुए हाईकोर्ट की बेंच को निगरानी करने को कहा। उसके बाद 30 जुलाई 1997 को लालू प्रसाद यादव ने सीबीआई अदालत के समक्ष समर्पण किया। फिर 19 अगस्त 1998 में लालू प्रसाद और राबड़ी देवी की आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया। फिर 4 अप्रैल 2000 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ आरोप पत्र दर्ज हुआ और राबड़ी देवी को यह आरोप बनाया गया। 5 अप्रैल 2000 को लालू प्रसाद और राबड़ी देवी का समर्पण, राबड़ी देवी को मिली जमानत। और फिर 9 जून 2000 को अदालत में लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किए गए और अक्टूबर 2001 को सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड के अलग राज्य बनने का बाद मामले को नए राज्य में ट्रांसफ़र कर दिया। उसके बाद लालू ने झारखंड में आत्मसमर्पण कर दिया, यानी 2001 में सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड को बिहार से अलग कर दिया, अलग राज्य बना दिया। और 18 दिसंबर 2006 को लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में क्लीन चिट दी गई। और 17 मई 2012 को सीबीआई की विशेष अदालत में लालू पर इसी मामले में कुछ नए आरोप तय किए गए। इसमें दिसंबर 1995 में जनवरी 1996 के बीच दुमका कोषागार से 3 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी पूर्व निकासी भी शामिल थी। और 30 सितंबर 2013 को चारा घोटाला में राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव दोषी करार किए गए। लेकिन उनका हार का जो सिलसिला था वो ऐसे शुरू हुआ कि 2009 के लोकसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव की पार्टी के केवल 4 सांसद ही जीत सके। अंजाम यह हुआ कि लालू को केंद्र में सरकार में जगह नहीं मिली और समय समय पर लालू को बचाने वाली कांग्रेस भी इस बार उन्हें नहीं बचा पाई और दागी जनप्रतिनिधियों को बचाने वाली अध्यादेश खटाई में पड़ गया और लालू की राजनीतिक भविष्य अधर में लटक गया। ये देखिए, आप पढ़ सकते हैं कि सारण जिलों की जनता ने बिहार को दिए 5 मुख्यमंत्री। इसमें बताया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि सारण के सूबे को 5 मुख्यमंत्री दिए हैं। यहाँ की सियासी भूमि दिग्गजों का पुराना अखाड़ा रही है। सोनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता ने 1977 में राम सुंदर दास को विधायक चुना। यहीं के विधायक रहते ही वे 1979 के सूबे के मुख्यमंत्री बने। जी हाँ, आप देख सकते हैं राम सुंदर दास की यह तस्वीर को। चलिए आपको बताते हैं फिर क्या हुआ। यही नहीं, लालू प्रसाद यादव को 1990 में मुख्यमंत्री का कुर्सी दिलाने वाले भी ये ही थे, क्योंकि प्रतिद्वंदी होने के बावजूद उन्हें लालू प्रसाद यादव का समर्थन कर दिया था। उस दौरान राजद सुप्रीमो सारण के सांसद थे। इनके अतिरिक्त सारण की माटी पर सियासत करने वाले दरोगा प्रसाद राय, महामाया प्रसाद सिन्हा, अब्दुल गफूर व राबड़ी देवी ने मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाल ली और पहली बार सामान्य सीट से जीतकर बने मुख्यमंत्री। जी हाँ, राम सुंदर दास आरक्षित विधानसभा क्षेत्रों में से तो कई बार चुने गए, लेकिन सामान्य सीट पर 1977 में पहली बार सोनपुर से लड़े और सीएम की कुर्सी पर पहुंचे। उस चुनाव में मुख्यमंत्री की गद्दी कर्पूरी ठाकुर को मिली थी। वे जून 1977 में अप्रैल 1979 तक मुख्यमंत्री रहे। फिर कुछ ऐसा राजनीतिक घटनाक्रम आया कि उन्हें सीएम की कुर्सी छोड़नी पड़ी और अप्रैल 1979 में राम सुंदर दास सीएम बने और वे फरवरी 1980 तक इस कुर्सी पर रहे। और देखिए, आपको बता दें कि सारण के सबसे पहले महामाया बाबू बने थे सीएम। जी हाँ, महामाया बाबू की अब तस्वीर आपको दिखा दी है। महामाया जी हैं, जो महामाया प्रसाद जी हैं, जो कि सीएम बने थे सारण के सबसे पहले। उनका बड़ा नाम था। मुख्यमंत्री या कुर्सी पर बैठने वाले वो सारण के पहले नेता थे। 1967 में 1968 तक वे मुख्यमंत्री रहे। उनके बाद परसा के कांग्रेस विधायक दरोगा प्रसाद राय फिर 1977 में फरवरी से दिसंबर तक मुख्यमंत्री रहे। फिर अब्दुल गफूर 1973 में 1975 तक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहे। लालू प्रसाद के चारा घोटाला के फंसने के बाद 1997 में राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बनी। वे 3 टर्म 1997, 1999 और 1999
और 2000 से 2005 तक सूबे की मुख्यमंत्री रही। हालांकि इस दौरान वे सारण के विधायिका नहीं रही, लेकिन पति के संसदीय क्षेत्र होने के नाते यहाँ की सियासी जमी पर उनकी गहरी पकड़ रही। 2010 में उन्होंने सोनपुर से विधानसभा चुनाव भी लड़ा, लेकिन बीजेपी के विनय कुमार सिंह को पराजित हो गई। जी हाँ, ये देख सकते हैं आप। मैं आपको बता दें कि लालू प्रसाद यादव छपरा के सांसद रहते मुख्यमंत्री बने थे। बहुत कम ही लोग जानते हैं, बहुत लोग जानते भी इसके बारे में। लालू प्रसाद यादव छपरा के सांसद रहते 1990 में पहली बार मुख्यमंत्री बने। वे 3 उम्मीदवारों के बीच से चुनाव में सीएम चुने गए थे, लेकिन उनके पास विधायकों की संख्या 50% नहीं थी। तब उनके प्रतिद्वंदी रहे राम सुंदर दास ने बतासा के लिए मंदिर नहीं तोड़ेंगे कहते हुए अपना समर्थन पत्र गवर्नर को दे दिया था। वे 2 टर्म 1990 और 1995 व 1995 से 1997 तक सूबे के सीएम रहे। पहली बार सीएम बनने के बाद सांसद से इस्तीफा देकर वे राघोपुर के विधायक निर्वाचित हुए, और हालांकि वे 2 टर्म 1980 और 1985 में सोनपुर के विधायक भी रहे हैं। ये कहानी है, देख सकते हैं आप कि अतीत के पन्नों से है। 1977 के चुनाव में सोनपुर से विधायक बने राम सुंदर दास और 1977 में बने मुख्यमंत्री। और लालू 2 टर्म रहे सोनपुर के विधायक। राबड़ी भी सीएम बनी, पर सारण जिलों में नहीं जीती चुनाव। ये सब आओ राजनीति करे, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 का ये पेज है।